हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम यूरोपियन कंपनी का फर्दर एक्सपांशन डिस्कस करेंगे और बहुत छोटा सा वीडियो है, हार्डली 10 to 15 मिनट्स में हम आज की क्लास को वाइंड अप कर देंगे। आज का मैटर हमें डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट है, अदरवाइज मैं इस पर्टिकुलर बैटल को अलग से आपके साथ डिस्कस नहीं कराने वाली थी। बट रिसेंटली आपने देखा कि नेपाल ने अपनी 100 रुपये का एक करेंसी नोट पब्लिश किया था, राइट, और जिसमें कुछ इंडियन टेरिटरी को अपना पार्ट बताया था और यहाँ पे चर्चा थी सुगोलो की संधि के बारे में। तो आखिरकार एक ट्रीटी ऑफ सुगोली क्या है, कब इसे साइन किया गया, उस समय गवर्नर कौन थे, और काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड आपको बाउंड्री देखने को मिलती है आज भी इंडिया एंड नेपाल के बीच में। तो क्या है ये डिस्प्यूटेड बाउंड्री की वजह, तो कुछ बातें हमें जान लेनी चाहिए, इसलिए आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हमें एंग्लो नेपाल वॉर, जिसको हम एंग्लो गोरखा वॉर के नाम से जानते हैं, केवल एक ही लड़ाई हुई थी, एक ही बैटल हुई थी, उसी बैटल के बारे में हमें डिस्कशन करना है। 1814 से 1816 के बीच में 2 सालों का ये समय है, 1814 से 1816 का समय, जिसमें एंग्लो गोरखा वॉर या एंग्लो नेपाल वॉर लड़ी गई थी। ठीक है, अगर ये बैटल नहीं होती तो ये जो हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है ना, वो होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? देखो, इसलिए नहीं होता क्योंकि आज हम जो मनाली की बात करते हैं, हम नैनीताल की बात करते हैं, उत्तराखंड, गढ़वाल, कुमायूं रीजन के बारे में बात करते हैं, सिक्किम के बारे में बात करते हैं, ये पूरा का पूरा नेपाल था। और ये बैटल हुई नहीं होती तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई नहीं होती, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल स्टार्ट नहीं हुआ होता तो कभी ये भारत का पार्ट बनता ही नहीं, ये तो नेपाल का ही पार्ट रह जाता। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये गोरखा एम्पायर आपको कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। आज के समय का जो गढ़वाल रीजन है, कुमायूं रीजन है, कांगड़ा है, यहाँ तक आपको ये सिक्किम तक का रीजन और तराई एरिया, पूरा ये एरिया आपको गोरखा एम्पायर देखने को मिलता है। ठीक है, आज के समय में जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो आपको काला पानी का एरिया विवादित दिखता है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। लेकिन जरा सोचिए, जब ये पूरा का पूरा नेपाल था तो ये काला पानी तो ऑलरेडी नेपाल का पार्ट था। अगर ये बैटल नहीं हुई होती तो आज भी ये नेपाल का पार्ट होता, तो हमारा तो कोई बाउंड्री डिस्प्यूट होता ही नहीं। ठीक है, चलो अब इस कहानी को समझने से पहले, नेपाल तो आपने देख लिया कि उस समय का नेपाल क्या था और आज का नेपाल, सिक्किम अब नेपाल का पार्ट नहीं है, और ये जो कुमायूं, गढ़वाल, ये पूरा रीजन भी अब इंडिया का पार्ट है। तो केवल अब नेपाल इतना सा आपको देखने को मिलेगा, ये नेपाल का एरिया मिलेगा। हमको यहाँ पे डिस्कस करना है बाउंड्री के बारे में। आज भी आपको पता है कि नेपाल और इंडिया के बीच में एक क्लोज बाउंड्री नहीं है, ओपन बाउंड्री है। ये जो गोरखपुर का एरिया दिख रहा है, ये जो लखनऊ एरिया दिख रहा है उत्तर प्रदेश का, ये अवध का एरिया हुआ करता था ब्रिटिश एरा में, इसे हम अवध के नाम से जानते थे। और याद कीजिए, मैंने बताया था जब लॉर्ड वेलीजेली था तो उसने अपनी सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस भी साइन की थी और अवध को एक बफर स्टेट बना के रखा था ब्रिटिशर्स ने। मतलब एक तरीके से ब्रिटिशर्स का रूल आपको इस अवध एरिया में देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं थी बिटवीन द अवध एरिया एंड नेपाल, तो इसलिए यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड गोरखा आर्मी। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर की एंग्लो नेपाल वॉर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड आप देखेंगे 1814 से 1816 के बीच में देखने को मिलेगा। दिस वॉर फॉट बिटवीन द किंगडम ऑफ नेपाल एंड द ब्रिटिश फोर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या था? रिजल्ट था ट्रीटी ऑफ सुगोली इन 1816। अब बात होती है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। लॉर्ड हेस्टिंग के समय आपको 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स, पहला है एंग्लो नेपालीज वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड गोरखा वॉर आपको देखने को मिलेगी लॉर्ड हेस्टिंग के समय। ठीक है, अब रीजन हम देखते हैं कि क्या रीजन थे इस पर्टिकुलर बैटल का। इतनी कहानी क्लियर हो चुकी है, लॉर्ड हेस्टिंग का समय आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ये ओवरलैपिंग हो गई है, पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगी मैं। ठीक, चलिए, तो रीजन क्या था? दे वांटेड टू कनेक्ट विद द तिब्बत रीजन। तो तिब्बत रीजन नेपाल की टेरिटरी था और तिब्बत रीजन में अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने, जो उस समय के गोरखा या नेपाल के किंग थे, उनसे परमिशन मांगे कि हमको आपका एरिया यूज करना है। तो गोरखाज ने रिफ्यूज कर दिया टू ग्रांट द ब्रिटिश पैसेज, मतलब ब्रिटिशर्स को रास्ता देने से मना कर दिया और अपना व्यापार करने से वहां पे मना कर दिया। ठीक है, द गोरखाज रिजेक्टेड लेटिंग आउटसाइडर्स इनटू देयर कंट्री। पहला रीजन ये है। सेकेंड रीजन क्या था? द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल।
क्योंकि कोई प्रॉपर बॉर्डर नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट रीजन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट रीजन क्या है? एक्सपांशन पॉलिसी ऑफ नेपालीज। यहाँ पे ब्रिटिशर्स की तो एक्सपांशन पॉलिसी थी ही, लेकिन यहाँ पर जो गोरखा एम्पायर है वो भी अपना एक्सपांशन करना चाहता था साउथवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप देखोगे तो ये आपका अगर नेपाल है तो यहाँ इस डायरेक्शन में एक्सपांशन करना चाहते थे। ठीक है, तो नेपालीज वर स्पेशली ईगर टू एक्सपांड इनटू द सदर्न बॉर्डर एरिया। और उस समय जो रूल था यहाँ पे वो अवध रूल था, मतलब अवध एम्पायर था जिसमें ब्रिटिशर्स का रूल था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सब्सिडरी अलायंस अवध के साथ 1801 में साइन कर रखी थी। मतलब इस तरफ एक्सपांशन का मतलब है कि आप ब्रिटिश टेरिटरी में एंटर कर रहे हो तो ब्रिटिशर्स के साथ तो फाइट होना बनती है। और उस समय जो नेपाल के किंग थे उनका नाम था भीमसेन थापा। भीमसेन थापा द किंग ऑफ नेपाल। उन्होंने जो तराई का एरिया था, ये जो तराई एरिया था, उनमें दो आपको एरिया देखने को मिलेंगे, तराई ऑफ भुतबाल एंड तराई ऑफ स्वराज। इस एरिया को कॉन्कर कर लिया था इस पे हमला करके। और उस समय गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग, वो नाराज हो गया और अपनी आर्मी को लेकर वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट द गोरखास। तो इस तरीके से एंग्लो नेपालीज वॉर स्टार्ट होता है 1814 में एंड 1816 तक कंटिन्यू होता है व्हेन द गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ऑर्डर्ड द ब्रिटिश आर्मी टू अटैक नेपाल इन 1814। नंबर ऑफ बैटल्स यहाँ पे लड़े गए। कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स जो बिटवीन ब्रिटिश आर्मी और गोरखा रेजिमेंट के बीच में या गोरखा आर्मी के बीच में हुए थे वो कौन कौन से थे? बैटल ऑफ नालापानी, बैटल ऑफ जेतक एंड बैटल ऑफ मलौन। अब ये जो बैटल ऑफ मलौन होती है उस समय ये जो गोरखा एम्पायर की आर्मी होती है उसको लीड कर रहे होते हैं, कमांडर कौन होते हैं? चीफ अमर सिंह थापा। और वो युद्ध में मारे जाते हैं। और इस युद्ध में जब वो मारे जाते हैं 1816 में, उसके बाद जो नेपालीज आर्मी है वो इस फाइट को हार जाती है, बैटल को हार जाती है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और जब ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ट्रीटी ऑफ सुगोली आपको देखने को मिलेगी 1816 में। अब ट्रीटी ऑफ सुगोली में क्या क्या बातें की गई देखते हैं। पहला बात, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सिक्किम, कुमायूं एंड गढ़वाल का एरिया, सिक्किम, कुमायूं एंड गढ़वाल का जो रीजन है वो कंपनी ने ले लिया, नेपाली से ले लिया। ठीक है, और तराई की जो टेरिटरी थी वो भी गोरखास से ले ली गई। तराई की एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था अगर हम देखते हैं आपके रेवेन्यू के हिसाब से, तो इसलिए यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे 2 लाख रुपीज पर ईयर पे करने को रेडी हो गई। ठीक है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एग्री टू पे 2 लाख रुपीज पर ईयर इन द एक्सचेंज एंड कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ तराई रीजन रेवेन्यू। तो तराई एरिया हो गया, कुमायूं गढ़वाल एरिया हो गया और सिक्किम का एरिया ब्रिटिशर्स ने ले लिया नेपाली से। इसके अलावा आपको पता है जब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी एरिया को एक्वायर करती थी तो अपने एक रेजिडेंट को वहां पर अपॉइंट करती थी। और ये रेजिडेंट क्यों अपॉइंट किया जाता था? वहां की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस को जानने के लिए कि आप लोग कोई और पॉलिसी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स तो नहीं बना रहे। तो इस तरीके से एक ब्रिटिश रेजिडेंट को भी अपॉइंट कर दिया गया था कैपिटल ऑफ नेपाल में। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? ब्रिटिशर्स ने कहा कि नेपाल वॉज नॉट अलाउड टू हायर एनी यूरोपियन। किसी और यूरोपियन कंपनीज के साथ आपकी कोई डीलिंग नहीं होगी और किसी और यूरोपियन को आप हायर नहीं करेंगे विदाउट हमारे अप्रूवल के। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिश आर्मी ने बहुत बड़ी संख्या में गोरखास को अपनी आर्मी में शुरू किया या उनको इंडक्ट किया, क्योंकि वो समझ चुके थे इन लड़ाइयों के बाद कि गोरखा रेजिमेंट कितनी पावरफुल है या गोरखा आर्मी कितनी पावरफुल है। और आज भी आप देखेंगे बहुत भारी संख्या में इंडियन आर्मी में आपको गोरखा रेजिमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी ने गोरखास को रिक्रूट कर लिया था और फिर इन्हीं गोरखास ने 1857 की बैटल्स में आप देखेंगे 1857 की रिवॉल्ट में बेसिकली ब्रिटिशर्स की हेल्प करने का काम किया था। डन। और क्या बातें हुई? काफी प्रॉफिटेबल ट्रीटी ये साइन की गई थी, काफी ज्यादा प्रॉफिट ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रीटी ऑफ सुगोली से हुआ था इन 1816। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो एरिया है उसको एक्वायर करके वहां पर इन्होंने हिल स्टेशन जैसे कि शिमला, मसूरी और नैनीताल, तो शिमला, मसूरी और नैनीताल को बिल्ड करने का काम किया था ब्रिटिशर्स ने। हिल स्टेशंस बनाए थे गोरखास से या नेपाल से हिमाचल प्रदेश की कुछ टेरिटरी को लेकर। द ब्रिटिशर्स वर एबल टू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ नेपाल। तो यहाँ पे नेपाल और
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या उस समय जो ब्रिटिश इंडिया था उसकी यहाँ पे इन्होंने एक बाउंड्री डिसाइड की, कहां से कहां तक, तो मेची रिवर से महाकाली रिवर। तो ये काली रिवर या महाकाली रिवर आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बाउंड्री डिसाइड की थी वो महाकाली रिवर की थी। महाकाली रिवर का जो अपवर्ड डायरेक्शन में या आपके नॉर्थ डायरेक्शन का जो एरिया है, नॉर्थ पोर्शन है, वो नेपाल की टेरिटरी थी एंड साउथ में आपको ब्रिटिश इंडिया देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो महाकाली रिवर है वो लगातार अपना कोर्स भी इसने चेंज किया, तो इसलिए एक और रीजन आपको डिस्प्यूट का देखने को मिल जाएगा। बिकॉज ये जो ट्रीटी ऑफ सुगोली साइन की गई थी 1816 में, तो यहाँ पर एक और फ्रेंडशिप अलायंस तैयार हुई थी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद। और उसने कहा था कि हम अपने खुद की एक नई बाउंड्री डिसाइड करते हैं, हम इस सुगोली की संधि नहीं मानते, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था। बट नेपाल का कहना है हम तो मानते हैं। बस ये डिस्प्यूट का वजह आपको देखने को मिलता है लिम्पुधीरा, काला पानी, लिपुलेख, ये सब विवादित स्थान है बिटवीन इंडिया और नेपाल। डन। तो इस तरीके से ये वॉर खत्म होती है। जैसे ही ये एंग्लो नेपालीज वॉर खत्म होती है एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब जाती है बर्मा, मतलब म्यांमार के तरफ, और आपको यहाँ पे एंग्लो वर्मीज वॉर देखने को मिलेंगी 1824 से 1885 के बीच में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 बैटल्स देखने को मिलती हैं। कितनी बैटल्स देखने को मिलती हैं? 3 बैटल्स। चलिए देखेंगे। पहली जो एंग्लो वर्मीज वॉर होती है उसका समय कितना है? 1823 से लेकर 1828 का बीच का समय आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उस समय जो गवर्नर होता है वो कौन है? लॉर्ड एमहर्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंग्लो वर्मीज वॉर। अब फर्स्ट नंबर की जो एंग्लो वर्मीज वॉर होती है उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है ट्रीटी ऑफ यंडाबू। ट्रीटी ऑफ यंडाबू साइन की जाती है 1826 में और वर्मा का काफी ज्यादा एरिया ब्रिटिशर्स एक्वायर कर लेते हैं। अगर हम सेकेंड नंबर के एंग्लो वर्मीज वॉर के बारे में बात करते हैं तो इसका समय आपको 1852 से 1853 के बीच का देखने को मिलता है। ठीक है, और इस समय क्या किया था ब्रिटिशर्स ने? लोअर वर्मा का जो एरिया था, रंगून जो उनकी कैपिटल थी, वहां तक के एरिया को बेसिकली कैप्चर कर लिया था और उस समय जो गवर्नर था वो डलहौजी था। तो ये जो सेकेंड नंबर की जो एंग्लो वर्मीज वॉर होती है तो उस समय गवर्नर होता है लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 का ये समय है। नेक्स्ट आता है थर्ड एंड लास्ट एंग्लो वर्मीज वॉर, जिसको हम समय देखेंगे इसका 1884 से 1888 के बीच का, और उस समय गवर्नर कौन होता है? लॉर्ड डफरिन। कौन होता है? डफरिन। ये डफरिन का वही समय है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन भी हमारे देश में हो रहा है, और थर्ड एंग्लो वर्मीज वॉर का समय भी यही है। ठीक है, यहाँ पे जब थर्ड वर्मीज वॉर होती तो एंटायर वर्मा का एरिया एनेक्स कर लिया जाता है और इंडियन प्रोविंस का पार्ट बना लिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है तो 1935 में आप देखेंगे जो म्यांमार या वर्मा है एक अलग कंट्री बन के निकलती है, राइट। तो यहाँ पे एनेक्स कब कर लिया था? थर्ड नंबर के एंग्लो वर्मीज वॉर के बाद इसे एनेक्स कर लिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। तो आपको याद रखने हैं तीनों के तीनों एंग्लो वर्मीज वॉर का पीरियड याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा उस समय कौन गवर्नर था, इतनी बातें याद रखनी, यहाँ से आपका मामला बन जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट बस इतना ही है। सिमिलर आपको यहाँ पर एंग्लो अफगान वॉर भी देखने को मिलती है। तो 3 एंग्लो अफगान वॉर लड़ी जाती हैं। पहला अफगान वॉर लड़ी जाती है 1836 से 1842 के बीच में, और उस समय गवर्नर कौन है? तो लॉर्ड ऑकलैंड है। ठीक, सेकेंड वॉर लड़ी जाती है 1878 से 1880 के बीच में, जिस समय आपको देखने को मिलेगा गवर्नर लॉर्ड लिटिन। और थर्ड नंबर की जो वॉर होती है वो 1919 में होती है, जिसका रिजल्ट होता है ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। और ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी के बाद यहाँ पे एक सुप्रीमेसी आ जाती है अफगानीज की, और अफगान ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट किंगडम बन जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स की हार देखने को मिलेगी आपको थर्ड नंबर के एंग्लो अफगान वॉर में। तो हमें क्या क्या याद रखना है, एक बार क्विक रिवाइज कर लें। तो सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि पहले नंबर की जो या एकमात्र जो नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वॉर होती है, जिसे हम एंग्लो गोरखा वॉर कहते हैं, ये 1814 से 1816 के बीच में हुई थी। उस समय गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग था और सुगोली की संधि को साइन किया गया था, जिसके बाद महाकाली रिवर एज अ बाउंड्री ट्रीट की गई। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? सुगोली की संधि हमने देख ली। फिर आपने को देखना है कि एंग्लो वर्मीज वॉर हुई थी, 3 बैटल्स हुई थी। ठीक है, इनका समय 1823 से 1888 के बीच का समय है। पहली बैटल के समय लॉर्ड
एमहर्स्ट थे गवर्नर, सेकंड में डलहौजी थे एंड थर्ड में डफरिन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको 3 एंग्लो अफगान वॉर देखने को मिलेंगी, ठीक है। 1836 से ये बैटल 1919 तक चली है। और पहले वाले में गवर्नर कौन था? ऑकलैंड था, सेकंड वाले में लिटिन था एंड थर्ड में ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी को साइन किया गया था। डन। तो इस तरीके से आप एक टेबल बना सकते हैं और इन बैटल्स को आप थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए। पहले नेपालीज वॉर हुई, फिर आपकी बर्मीज वॉर हुई, फिर आपकी अफगानीज वॉर हुई और उनके गवर्नर का थोड़ा सा टाइम पीरियड आप देख लेना। बस इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा आज तक एसएससी में तो नहीं पूछा गया और ना ही पूछा जाएगा, तो इतने में आपका काम सेट है। ओके, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247, वहां से आप इजिली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें। और अब नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे ब्रिटिश की पॉलिसीज के बारे में, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी बैटल कवर कर ली है। हमने देख लिया है कि बंगाल में मराठास को और मतलब मराठास को भी डिफीट कर लिया, बंगाल को भी एनेक्स कर लिया है, सिख एम्पायर को भी एनेक्स कर लिया है और मैसूर किंगडम को भी एनेक्स कर लिया। तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में आपको ब्रिटिशर्स देखने को मिलेंगे। तो अब इनकी जो अदर पॉलिसीज थी उनको एक एक करके हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर पहली बार आ रहे हैं आप चैनल पे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।